हेलो फ्रेंड्स। वेबसाइट डिजाइनिंग और पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 5वां लेक्चर है। और आज के सेशन में हम लोग सिर्फ दो कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। एक हमारा है लिस्ट और दूसरा हमारा है टेबल। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। लिस्ट आप जानते हो, जब एक जैसे आइटम को आपको एक के बाद एक लिखना होता है तो उनकी नंबरिंग के लिए आप हर आइटम के सामने 1 2 3 4 ABCD इस तरीके से लेबलिंग कर देते हो। इसी को बोलते हैं हम नंबरिंग। यानी एक जैसे आइटम को जब आपको एक साथ लिखना होता है, जैसे बहुत सारी बुक्स के नाम, बहुत सारे कोर्सेज के नाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम, तो ये शो करने के लिए कि ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, तो हर आइटम के पहले आप नंबरिंग कर देते हो। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट में हमेशा बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो एक्सेल में सॉरी एचटीएमएल में जो हमारी लिस्ट होती है वो तीन तरह की होती है। एचटीएमएल तो अभी हम बात कर तो अभी हम समझने वाले हैं कि एचटीएमएल में जो हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वो कित एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम तीन तरह की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा है डिफिनेशन लिस्ट। तो वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचटीएमएल ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं एचटीएमएल अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर का मतलब जहां पर ये हम न शो करना चाहें कि ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा आइटम है। यानी लिस्ट में जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वहां पर हमें सीक्वेंस जब बताने की जरूरत नहीं होती है, या जब हम सीक्वेंस नहीं बताना चाहते हैं, उनका ऑर्डरिंग नहीं शो करना चाहते हैं, तब हम क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो एलिमेंट हमारे पास है, जो टैग हमारे पास है, वो है यूएल टैग। लिस्ट आपको समझ में आ गया। और ऐसे लिस्ट जहां पर सारे एलिमेंट को हम सीक्वेंस या नंबर में नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहां पर हम क्रिएट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके लिए हम यूज करते हैं यूएल टैग। और फिर लिस्ट में जितने आइटम है या एलिमेंट है उन्हें हम देते हैं एल आई टैग से। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम यूएल टैग और एल आई टैग का यूज करके एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हमने शुरू किया एचटीएमएल, हेड टैग स्टार्ट किया हमने। अब तो आपको ये सब अच्छे से रिमेम्बर हो गया होगा सीक्वेंस की किस टैग के बाद क्या लिखना होता है। यहाँ मैंने लिख दिया HTML, ये टाइटल बार पे हमारा लिख के आएगा। यहाँ पर जो भी लिखेंगे आपको पता है। ये हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, देन हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। अब हम शुरू करते हैं बॉडी टैग, और यहाँ पे हमने H1 टैग का यूज किया। और H1 टैग के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट। कीबोर्ड हमारा थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। फिर हमने एडवेंचर टैग को क्लोज कर दिया। अभी देखिए हमें क्या क्रिएट करना है। ये तो मैंने हेडिंग डाल दिया ताकि डिस्प्ले में पता चले कि ये अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की गई है। अब हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट हम किसका क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमें कोर्सेज का लिस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने लिखा H2 और यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया कोर्सेज और H2 हमने कर दिया क्लोज। अब लिस्ट एक्चुअल में हम बनाएंगे अनऑर्डर वाली OL से। इससे OL आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये OL हमने दिया और ये लिस्ट जो क्लोज होगी वो /OL से क्लोज होगी। देखिए ये हमारा हो गया लिस्ट। ये लिस्ट एलिमेंट आप बोल सकते हो। हम लोग बात कर चुके हैं कि वो टैग जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है वो हमारा कंटेनर एलिमेंट कहलाता है। तो OL ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेगा, अंदर सारे एलिमेंट देंगे और फिर लिस्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। एलिमेंट हम लोग किस टैग से देंगे, LI टैग से। अब जैसे मैंने दिया यहाँ पर LI यानी लिस्ट एलिमेंट हमारा है, यहाँ पर हमने दे दिया DCA, फिर LI टैग क्लोज हो जाएगा, यानी एक लिस्ट यहाँ पे खत्म। फिर LI टैग दिया, यहाँ दे दिया O लेवल,
फिर li टैग को क्लोज कर दिया। फिर अगला लिस्ट आइटम, li का मतलब लिस्ट आइटम, लिस्ट में कौन से कितने आइटम्स हैं। देन हमने दे दिया टैली, ये कोर्सेज का नाम हम देते जा रहे हैं li टैग से, आप देखते जाइए। फिर चौथा आइटम हमने दिया, लिस्ट का चौथा आइटम दे दिया हमने ADCA, और एक पांचवा आइटम मैंने दे दिया DTP। ये कोर्सेज के नाम हो गए। आप देखिए यहाँ पर जो आप लिस्ट शुरू कर रहे हो वो OL टैग से, और लिस्ट को आप क्लोज कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो स्लैश OL से, और जितने भी आइटम्स है वहां पर आप li टैग के माध्यम से आइटम दे रहे हो। लास्ट में आपको पता है कि हम बॉडी टैग क्लोज करते हैं, बॉडी सेक्शन को क्लोज करने के लिए, और एकदम फाइनल हमारा जो क्लोज होता है वो होता है HTML टैग। ये हमने सेव किया और नाम दे दिया हमने यहाँ पर लिस्ट। आपको पता है कि आपको डॉट के बाद HTML लगाना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे हमने फाइल सेव कर दिया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, क्लोज नहीं करता हूँ। ये देखिए हमारा फाइल आ गया लिस्ट वाला, इस पर मैं ओपन करता हूँ इसको। अब आप देखिए ये हमारा था H1 टैग, ये हमने परसेंटेज थोड़ा बड़ा किया ताकि आपको साफ साफ दिखे थोड़ा सा। ये H1 टैग का आपका आउटपुट हो गया। ये हमने H2 टैग से लिखा था कोर्सेज, और ये हमने OL टैग के माध्यम से जो लिस्टिंग की है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिकली आया है। हमने सिर्फ LI के माध्यम से DCA, O लेवल, टैली, ADCA और DTP दिया। ये नंबरिंग अपने आप हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर OL टैग लगाया था। सॉरी, हमें एक्चुअल में क्रिएट करना था अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या क्रिएट करना था? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा लगेगा UL टैग। क्या लगेगा? UL टैग। स्लाइड में तो ठीक है, UL टैग लगेगा। ये मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर लिस्ट के लिए एक्चुअल में होता है OL टैग। यहाँ पे हमें UL लिखना है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम फिर से इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बुलेट बन के आ गया सामने, ये बता तो रहा है कि ये एलिमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग या सीक्वेंस नहीं आ रहा है। ये हमारा कहलाता है ऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट। अब दूसरा हमारा जो है, देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट एक है इसमें। ऑर्डर लिस्ट के साथ हम एक एट्रीब्यूट दे सकते हो, उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइप एट्रीब्यूट। क्या है? टाइप एट्रीब्यूट। आपको पता है कि टैग हमारा मेन कमांड हो जाता है, और उस टैग में कुछ चीजों को हम एनहेंस करते हैं एट्रीब्यूट के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा टैग हो गया UL, और उसका एट्रीब्यूट क्या हो गया? हमारा टाइप हो गया। हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा बुलेट आ रहा है इसका शेप क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक हमारा स्क्वायर है, डिस्क है और सर्किल सर्किल है। अब देखिए जहां पर मैंने यहाँ पर लगाया था UL टैग, दिख रहा है? UL टैग के बाद हमने क्या देना है? टाइप दे देना है। टाइप इक्वल स्क्वायर। ये दे दिया, सेव कर देते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज को। अब देखिए जो बुलेट हमारा था वो कैसे आ गया? स्क्वायर शेप में आ गया। ठीक है ना? यही अगर मैं टाइप दे देता हूं डिस्क, DISC, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये अलग हो गया। और एक और हमारा होता है इसमें वैल्यू सर्किल, CIRCLE। यानी जो बुलेट हमारा है, जो सिंबल हमारा है, उसका हम शेप कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो ये देखिए आपका आ गया सर्किल, एक राउंडेड सर्किल बन गया यहाँ पे। तो हमारा जो टाइप एट्रीब्यूट होता है, ये जो मैंने आपको बताया, ये UL टैग के साथ यूज होता है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो सिंबल है, बुलेट है, लिस्ट के सामने जो लिख के आ रहा है वो किस शेप का बन के आएगा। ये हमने आपको दिखा दिया। अब दूसरा हमारा जो लिस्ट का टाइप है वो हमारा है एक्चुअल में ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड का मतलब एक ऐसी लिस्ट जहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब हम एक ऑर्डर में लिखना चाहते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है।
और लिस्ट आइटम हम li टैग यहाँ भी यूज करेंगे लिस्ट आइटम देने के लिए। तो अभी हम पहले इतने समझ लेते हैं। देखिए ये हमने फिर दिया h2 और यहाँ पे मैंने ले दिया ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या दे दिया हमने? ऑर्डर्ड लिस्ट ये। और फिर हम देते हैं यहाँ पर h2 और यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ नाम दे, सिटीज के नाम दे देते हैं, सिटी नेम। और यहाँ पे हमारा h2 ऑफ हो गया। तो हमने सिर्फ हेडिंग के लिए यूज किया है। अब एक्चुअल में जो लिस्ट का हमारा कमांड होगा वो होगा OL। क्या होगा? OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट। और जितने आइटम हैं वो LI टैग से होंगे। हमने दे दिया प्रतापगढ़, LI हमने ऑफ कर दिया। फिर अगला हमारा लिस्ट एलिमेंट है, सपोज दैट हमने दे दिया सुल्तानपुर, LI, देन हमने दे दिया LI लखनऊ, LI, और लास्ट में आप क्लोज कर दोगे किसको? OL को। आप देखिए यहाँ पे कोई खास अंतर नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप UL टैग का यूज करते हो और ऑर्डर लिस्ट के लिए आप OL टैग का यूज करते हो। अंतर आप देख लीजिए। आउटपुट में रिफ्रेश कर दिया, देखिए थोड़ा सा साइज को कम करता हूँ। ये हमारा है अनऑर्डर लिस्ट है जहां पर कोई नंबरिंग नहीं आ रही है, और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है जहां पे क्या आ रहा है? नंबरिंग आ रहा है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूं। ये हमारा हो जाएगा h2, कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट लगाया था UL के साथ, कि जो बुलेट बन के आ रहा था उसका शेप क्या होगा, ऐसे यहाँ पर जो हमारा है ऑर्डर लिस्ट है, इसके साथ भी एक एट्रीब्यूट है हमारा टाइप स्टार्ट। क्या है? स्टार्ट। यहाँ पे हम ये देते हैं कि जो नंबरिंग हमारी शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू होगी। जैसे यहाँ पे हमने OL में टाइप में क्या दिया हमने कि 1 स्टार्ट इक्वल 4, यानी न्यूमेरिक से चलेगा और स्टार्ट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टाइप तो हमारा न्यूमेरिक है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? 4 से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, हमने दे दिया टाइप इक्वल 1। ये तो ये डिसाइड कर रहा है कि जो लिस्ट हमारी है वो न्यूमेरिक होगी। और फिर हमने दे दिया स्टार्ट इक्वल 2। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, हमारी लिस्ट 1 2 3 है। जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे हमारी लिस्ट 2 से स्टार्ट हो गई। कहाँ से? 2 से स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पर मैं कुछ नाम और दे देता हूँ थोड़ा सा। हमने अगला आइटम दिया कोई शहर का नाम, नागपुर हमने दे दिया, ये LI हो गया। एक शहर और मैं ले लेता हूँ कोई भी, चलिए कानपुर ले लेता हूँ, ये LI दे दिया। 5 आइटम हमारे पास हो गए। अब देखिए टाइप में हमने क्या बोला कि न्यूमेरिक नंबरिंग होनी है, 1 2 3 4 होना है। स्टार्ट का दे दिया 2, हम स्टार्ट दे देते हैं 3। अब देखिए जो हमारी लिस्ट है ऑर्डर वाली क्रम में है, नंबर के फॉर्म में, लेकिन पहली लिस्ट क्या है? उसका सीक्वेंस क्या है? 3 है। तो लिस्ट का जो नंबरिंग हमारा है वो कहाँ से स्टार्ट होना है वो दे सकते हैं, और वो नंबरिंग नंबर में होगा या ABCD या रोमन में होगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइप लगाया, आप देखिए टाइप में हमने दिया है 1। क्या दिया है? 1। यहाँ पे टाइप में दूसरा भी आप दे सकते हो, ये रोमन वाला 1 दे सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है? कैपिटल I होता है। हम ये दे दिया टाइप में। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं लिस्ट को, अब देखिए 3 से स्टार्ट होना है, तो ये रोमन वाला 3 आ गया, 4 5 6 7 8। और यहाँ पर अगर स्टार्ट में कर देता हूँ 3 की जगह 1 ही कर देता हूँ, या स्टार्ट लगाता ही नहीं हूँ, तो क्या होगा? डिफॉल्ट स्टार्टिंग 1 से होती है वो 1 से हो जाएगी। देखिए ये आ गया। तो टाइप हमारा रोमन से। इसमें ए मैं ट्राई करता हूँ, शायद ए होगा या नहीं होगा। ABCD में चेक कर लेते हैं।
गुड, हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, वो एक सीक्वेंस दिखाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब वो सीक्वेंस हम नंबर में दिखाना चाहते हैं, यानी 1 2 3 4 में दिखाना चाहते हैं, या रोमन नंबर यूज करना चाहते हैं, या एबीसीडी यूज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं टाइप से। टाइप के बाद ए देंगे तो अल्फाबेटिकल हो जाएगा वो एबीसीडी। टाइप के बाद हम 1 देंगे तो न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। दूसरा जो हमारा लिस्ट का टाइप है, तीसरा जो लिस्ट का टाइप है, वो हमारा है डिफिनीशन लिस्ट। जैसे आप कोई हेडिंग लिखते हो और उस हेडिंग के बारे में फिर आप डिफिनीशन देते हो, तो उस तरीके से कोई हेडिंग देना है फिर उसका डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम यूज करते हैं डिफिनीशन लिस्ट। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने ऑन ऑर्डर को शुरू किया था ओएल से और यूएल से, ऑर्डर को शुरू किया था ओएल से, ऐसे डिफिनीशन लिस्ट की शुरुआत कहाँ से करेंगे, डीएल टैग से। इसे डीएल, और वहां पर जो लिस्ट के एलिमेंट होते थे वो एलआई टैग से होते थे, यहाँ पर हम डीटी टैग देंगे। क्या देंगे, डीटी टैग देंगे टर्म्स के लिए, जो हेडिंग हमारा होगा। और डीडी टैग देंगे हम डिफिनीशन के लिए, मतलब उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा। तो आप समझो कि लिस्ट के लिए हमारा ये टैग होगा डीएल और /डीएल। जो हमें हेडिंग लिखना है एक हिसाब से टर्म्स, वो हमारा डीटी टैग हो जाएगा, और जो उसकी डिफिनीशन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो हमारा हो जाएगा डीडी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने h2 टैग यूज किया और यहाँ पे मैंने दे दिया डिफिनीशन लिस्ट। ठीक है, फिर h2। अब यहाँ पे हम सीधे शुरू करते हैं डी डी का मतलब क्या हुआ, हम डिफिनीशन लिस्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप डी के बाद देखिए हमारा एक टर्म देने के लिए होता है, मतलब हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा डी क्या हो जाएगा डी। ये देखिए आप टर्म देना है, ठीक है ना। ओ नो, यहाँ पर डिफिनीशन लिस्ट है, डीएल है, कैपिटल तब आपको क्लियर है। डीएल का मतलब हम डिफिनीशन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, डीटी का मतलब हम डिफिनीशन का टर्म देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया टर्म हार्डवेयर, और ये हमने डीटी को क्लोज कर दिया, है ना। अब हमें देना है डी टैग, यानी टर्म की डिफिनीशन देनी है, डी डिफिनीशन लिख दिया हमने, ऑल द फिजिकल components of computers are called hardware। और ये फिर हमने डी को क्लोज कर दिया, ये हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर हमको दूसरा डिफिनेशन टर्म देना है, मतलब मेन हेडिंग देनी है, तो हमने फिर लगाया डी डिफिनेशन टर्म के लिए, और यहाँ दे दिया हमने सॉफ्टवेयर, और फिर डिफिनेशन टर्म को क्लोज किया। अब इसका हमें इसका डिफिनेशन देना, तो हम डी टैग यूज करेंगे। हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और फिर हमने डी को कर दिया क्लोज, और ये हमने क्या कर दिया डीएल यानी डिफिनेशन लिस्ट को भी कर दिया क्लोज। हम वेब पेज ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आप गौर से, ये आपका है अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट तो हैं लेकिन सीक्वेंसिंग नहीं है, नंबरिंग नहीं है। ये हमारा है ऑर्डर लिस्ट, 1 2 3 4 क्रम में है। और ये हमारा डिफिनेशन लिस्ट है, ये हमारा हो गया टर्म यानी कि हार्डवेयर, और ये हो गया इसका डिफिनेशन। ये हमारा है टर्म और ये इसका हो गया डिफिनेशन। तो ये हमारा कहलाता है डिफिनेशन लिस्ट, एक हेडिंग प्लस उसका डिस्क्रिप्शन। ये 3 तरह के लिस्ट हमने देखा एचटीएमएल में क्रिएट कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट। तो लिस्ट वाला हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम बात करने वाले हैं टेबल के ऊपर। किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। आप जानते हो टेबल का मतलब क्या होता है। टेबल का मतलब होता है रिकॉर्ड को रो और कॉलम में अरेंज करना। पहली बात तो हम टेबल वहीं पर क्रिएट करेंगे जहां पर सिमिलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी। सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, सारे मोबाइल फोन का रिकॉर्ड, सारे स्टाफ का रिकॉर्ड। जब एक जैसी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी होती है
टेबुलर फॉर्म में, जहाँ पर हम रिकॉर्ड को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं, तब वहाँ पे हम HTML टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और HTML टेबल क्रिएट करने के लिए जो बेसिक टैग हमारे पास है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला टैग हमारा है टेबल टैग। टेबल टैग से हम टेबल की स्टार्टिंग करते हैं, यानी टेबल क्रिएट करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेबल में जितने रो चाहिए उसके लिए हमारे पास TR टैग होता है। और फिर टेबल में जो सेल क्रिएट करेंगे, कॉलम क्रिएट करेंगे, उसमें अगर हेडिंग हमें देना है, हेडर रो पे देना है कॉलम, तो हम TH का यूज करेंगे। और बाकी जो नॉर्मल कंटेंट हमें देना है कॉलम में या सेल में, वो हम क्या यूज करेंगे, TD। तो ये 4 बेसिक और इनिशियल टैग हो गए, यानी कि हमें टेबल क्रिएट करना है तो ये 4 टैग हमको यूज करना ही करना है। स्टार्ट हम करेंगे टेबल से, TR से हम नया रो स्टार्ट करेंगे, और फिर रो में जितने भी कॉलम या सेल आपको देना है वो TH या TD दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। जब आप TH देते हो तो वो हेडर के रूप में आता है, हेडिंग के रूप में आता है, थोड़ा सा बोल्ड लिखा होता है। और जब आप TD देते हो तो नॉर्मल डेटा टाइप होता है, वो सिंपल फॉन्ट जो डिफॉल्ट होता है उसमें आपका आता है। तभी मैं इन चारों टैब का यूज करके आपको टेबल क्रिएट करना बताऊंगा। बाद में क्या होता है देखिए, अब जैसे ये देखिए सामने आपके डायग्राम दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है, इसकी आउटर बाउंड्रीज होगी। इसमें हमारे कॉलम कितने हैं, रोज कितने हैं। ये हमारा कॉलम, पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया। और रो भी हमारे 1 है, 2 है और 3 है। और ये हमारा एक एक सेल बन रहा है ये, ठीक है। तो 3 रो है तो हमको 3 बार TR टैग का यूज करना पड़ेगा, और कॉलम 3 है तो जितनी बार हमको डेटा लिखना होता सेल में हम TH या TD का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाले हेडिंग आप देखिए सब थोड़ा सा बोल्ड है, क्या है, बोल्ड है, तो यहाँ पर हम TH टैग का यूज कर लेंगे। ये सब नॉर्मल डेटा तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, TD टैग का यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल क्रिएट करके एक दिखाता हूँ सिंपल सा। बॉडी तक तो हमारा ये टैग रहता ही रहता है, तो यहाँ तक मैं फिलहाल लिख लेता हूँ। अभी देखिए देखिए सीधे मैं शुरू करता हूँ, एक हेडिंग पहले दे देता हूँ, टेबल, ये लिख के आ जाएगा टेबल। अब आप समझिए हमें स्ट्रक्चर कौन सा क्रिएट करना है, ये वाला मान लीजिए, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। तो सबसे जो पहला कमांड आप यूज करते हो, ये यहाँ पर हमारा H1 क्लोज होगा क्योंकि हमने हेडिंग लिखा H1। अब हम टेबल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखिए टेबल की स्टार्टिंग किस टैग से होगी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। सबसे पहला टैग हमारा होगा टेबल, दैट मीन्स कि हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जब पहला रो शुरू करेंगे तो हम TR टैग देंगे, इसका मतलब एक रो हमने शुरू कर दिया, यानी कि कहानी ये हमारा ये पहला रो क्या हुआ, शुरू हुआ। अब इसका जो वैल्यू लिखना है, अब तीनों देखिए हेडिंग हमारा है ना, तो TR में जो हमारा पहला कॉलम हुआ वो हम TH से स्टार्ट करेंगे, यानी टेबल हेडिंग से। और यहाँ पे लिखा हमने क्या है, नेम लिख दिए, यहाँ पर कायदे से रोल नंबर होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, ये दे दिया हमने। और TH को हमने क्लोज कर दिया। तो अभी इतने का आउटपुट क्या होगा कि आपका ये एक सेल बन जाएगा, इसमें रोल नंबर होगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ टाइप कर दिया। फिर नेम के लिए हमको अगला कॉलम शुरू करना है, वो भी हेडिंग ही है। देन हम फिर यूज करेंगे TH, और यहाँ पे हम दे देंगे नेम, और देन हमने TH को क्लोज कर दिया। अब देखिए तीसरा भी आपका जो कॉलम या सेल वैल्यू है वो भी बोल्ड में है थोड़ा सा, तो कहने का मतलब यहाँ भी हमको हेडिंग ही देना है। और यहाँ पे हमको क्या लिखना था, कोर्स, चलिए ठीक है हमने कोर्स लिखा, और देन हमने TH को क्लोज कर दिया, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होगा, जब सारे तीनों कॉलम पूरे हो गए तो TR को भी क्लोज कर दी, यानी आपका रो भी क्या हुआ, फिनिश। और अंत में आप टेबल को क्लोज कर दोगे। अभी देखिए टेबल बन के आएगी, लेकिन यहाँ पर ग्रिड लाइन आपको नहीं दिखाई देगा। अभी मैं इतने सेव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पहली बात तो ये 3 जो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये 3 अलग अलग कॉलम्स हैं जो हमने TS से दिया हुआ है। टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है, टेबल टैग के साथ यूज करना पड़ता है बॉर्डर। जब तक हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करके उसका बॉर्डर की विड्थ नहीं देंगे तब तक एक्चुअल में वो ग्रिड लाइन नहीं आती है,
ये बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है जो टेबल टैग के साथ लगता है और जो आउटलाइनिंग उसका है, लाइनें हैं, उसकी विड्थ ये देता है। तो हमने ये दे दिया। अब देखिए हमें ग्रिड लाइन शो हो, दिख रहा है आपको? तो ये हमारे 3 हो गए कॉलम कॉलम। अब यहाँ पर हमने टी आर टैग से क्या शुरू किया था, रो शुरू किया था, उसमें हमने 3 कॉलम की वैल्यू दे दिया। अब फिर हम अगला टी आर टैग शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टी आर टैग हमने दिया दिया तो रो तो हमने शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे कॉलम क्या है, 1 है, अमित है और डीसी है, एक के बाद एक 3 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, टी एच, मतलब सिंपल हेडिंग नहीं देना, टी डी देना है, टेबल डेटा। क्या देना है हमें, रोल नंबर 1 है और देन हमारा टी डी क्लोज। अगला फिर टेबल डेटा है, अगला कॉलम की वैल्यू देनी है, नाम देना है अमित, तो हमने अगला दे दिया अमित, फिर हमने टी डी को क्लोज कर दिया। और तीसरा जो कॉलम है अमित के बाद जो लिखा है वो है डी सी ए, फिर हमने टी डी को क्लोज कर दिया और ये दूसरा रो भी हमारा क्या हुआ, क्लोज। अब हमें तीसरा रो स्टार्ट करना है ये, और इस रो में जो पहले कॉलम की वैल्यू है टी डी वो है हमारी 2, टी डी हमने फिर क्लोज कर दिया। ये देखिए 2 है, इसके बाद अगला कॉलम हमारा है रीता, फिर अगला कॉलम है टेडी। तो नया कॉलम हम चाहे टी ए से शुरू करें चाहे टी डी से, तो हमने टी डी दिया है यहाँ पे रीता, और फिर टी डी को हमने कर दिया क्लोज। और लास्ट हमारा है टी डी, यानी अगला कॉलम की वैल्यू क्रिएट करनी है, और यहाँ दे दिया हमने टैली, ये टी डी हमने कर दिया क्लोज, ये हमने रो क्लोज कर दिया, और लास्ट में टेबल हमने क्लोज किया ही था। तो अब देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया है। ये हमारा है रोल नंबर, क्या है, रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है। तो ये जो ऊपर बोल्ड आपको दिख रहा है हेडिंग टाइप का, इसके लिए हम टी एच टैग का यूज करेंगे, और जो नॉर्मल कॉलम की वैल्यू देनी है उसके लिए यूज करेंगे हम टी डी। यहाँ पर जो टेबल में बॉर्डर लगाया गया है, ये जो आपका है बॉर्डर, अगर आप ये बॉर्डर नहीं लगाते हो, ये एट्रीब्यूट नहीं लगाते हो, तो टेबल तो बन के आपकी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ग्रिड लाइन आपको शो नहीं करेगा। देखिए स्ट्रक्चर टेबल का ही बिल्कुल, रो कॉलम अलग है, लेकिन ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे हम, यहाँ पे ग्रिड लाइन आ जाएगी। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया कि टेबल टैग यूज करोगे, टी आर टैग से रो, और फिर टी एच या टी डी से नए कॉलम देते चले जाओगे आप। अब इस टेबल के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के साथ, ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट दिए गए हैं, जैसे विड्थ है टेबल की। अब देखिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल की विड्थ कैसे देंगे। ये बॉर्डर हमने दे दिया है, विड्थ को हम 2 तरीके से देते हैं। एक तो हमने दे दिया 600, तो ये 600 पिक्सल का हो गया चौड़ाई। देखिए आप इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 600 पिक्सल की हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी को अगर मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, तो अब देखिए 300 पिक्सल का हो गया। और इसी को अगर मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ये और पतला हो गया। और इसी को अगर मैं कर देता हूँ 800 पिक्सल, तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्राउजर या मॉनिटर की साइज थोड़ा सा छोटी बड़ी होती है, अलग अलग मॉडल के मॉनिटर आते हैं। अब इसको हमने दे दिया है 1200 सपोज दैट, अब देखिए इसको मैं दे देता हूँ 1400 दे देता हूँ। ये अब दिक्कत क्या हो रही है, ये हमें अच्छा खासा मूव करके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन की साइज से ज़्यादा हमने दे दिया उसको, टेबल की विड्थ को। तो एक तो इसको हम सीधे पिक्सल में देते हैं, और दूसरा हम परसेंटेज में देते हैं। जैसे हमने दे दिया 50%, ये परसेंट का साइन लगा दिया हमने विड्थ में। इससे क्या होगा कि हमारा जो टेबल है वो स्क्रीन की 50% जगह यूज करेगा। स्क्रीन देखिए चाहे जितनी छोटी बड़ी हो, वो 50% पे बनेगा। ये अगर मैंने दे दिया 75%, तो स्क्रीन का 75% पे अपने आप उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो ये परसेंटेज वाला देना ज़्यादा बेहतर होता है कि हमारी जो टेबल है स्क्रीन का कितना एरिया वो एक्यूपाई कर लेगी। इसी में एक एट्रीब्यूट और होता है हमारा टेबल में ही, अलाइन एट्रीब्यूट होता है, ALIGN। बाय डिफॉल्ट जितनी चीज़ें वो लेफ्ट में लाइन रहती हैं, हमने कर दिया सेंटर। अब आप देखिए जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे, हमारी टेबल स्क्रीन के सेंटर पे आके क्या हो गई, एडजस्ट हो गई।
और जो हमने यहाँ पर H1 दिया है, यहाँ भी हम अलाइन टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया सेंटर, तो हमारा हेडिंग भी कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक कुछ है, ALIGNSENTER। क्या प्रॉब्लम है, H1 के साथ अलाइन टैग वर्क नहीं कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक के साथ। ठीक है, तो H1 के साथ बॉर्डर टैग से ग्रिड लाइन का विड्थ दे सकते हैं, विड्थ से टेबल की चौड़ाई दे सकते हैं, और अलाइन से टेबल कहां पर आएगा, और इसी के साथ हम दे सकते हैं बीजी कलर। बीजी कलर में हम कलर दे सकते हैं कि टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। देखिए टेबल का बैकग्राउंड कलर ये हो गया। इसी तरीके से जो हमारा रो नहीं है, ये टीआर का मतलब रो, अब रो का मतलब ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, यहाँ पे 3 रो हैं। तो पहले वाले टीआर में हमने दे दिया बीजी कलर इक्वल रेड, तो आप देखिए पहले रो का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बाकी टेबल का कलर तो येलो है तो वो येलो ही रहेगा, लेकिन पहले रो का कलर हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला रो है, उसका अगर कलर कोई देंगे तो उसका भी चेंज हो जाएगा, नहीं देंगे तो जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है येलो, उसी पे सेट रहेगा वो। चलिए तीसरे रो का हम जो है, जो हमारा तीसरा रो है ये, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर इक्वल ग्रीन। तो आप देखिए तीसरे रो का कलर क्या हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी, बीजी कलर रहेगा, कलर नहीं बीजी कलर। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। तो ये टीआर में जो भी चीज देंगे पूरे पूरे रो पे काम होगा, पूरे रो पे अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एक एक कॉलम पर अगर कलर देना चाहते हैं तो हम टीएच या टीडी टैग का यूज करेंगे। जैसे टीएच में हमने यहाँ पर दे दिया बीजी कलर इक्वल ब्लू, तो सिर्फ एक सेल का हमारे कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। देखिए इसका, यानी हमने टेबल में जब कलर दिया तो पूरी टेबल पे अप्लाई हो गया, जब टीआर पे दिया तो पूरे पूरे रो पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब टीडी या टीएच पे देंगे, क्योंकि टीडी या टीएच टैग एक बार में एक कॉलम क्रिएट कर रहा है, तो इसके साथ जब हम बीजी कलर देंगे तो सिर्फ उसी सेल या कॉलम, सॉरी टीएच या टीडी एक सेल क्रिएट करेगा, तो उसी सेल पे उस कलर का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल टैग। अब इसमें कुछ बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं टेबल टैग के साथ, जैसे बॉर्डर में। अब यहाँ पे देखिए सेल स्पेसिंग क्या है, टेबल का एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग, यानी सेल के बीच में कितना स्पेस हम देना चाहते हैं, दे देते हैं। चलिए ये हमने टेबल टैग क्रिएट किया है। पहली बात इसका ब्लू वाला मैं हटा देता हूँ, सेम जैसा कलर रहेगा। चलिए यहाँ पर हमने दिया टेबल टैग के साथ एट्रीब्यूट लगेगा सेल स्पेसिंग इक्वल दे दिया हमने 10 पिक्सल। अब देखिए सेल के बीच में जितनी भी सेल्स हमारी हैं सब में कितना हो गया, स्पेस हो गया 10 पॉइंट का। और ये अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, हमने कर दिया 25। अब देखिए अब गौर से ये सेल अलग अलग दिख रही है, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है, और इसी में हमारा होता है सेल पैडिंग। ये देखिए अब सेल स्पेसिंग, इसके पहले सेल पैडिंग है। स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड देयर कंटेंट। स्पेसिंग में आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा टेबल का बैकग्राउंड कलर जो येलो है उसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए जब मैं सेल स्पेसिंग दे रहा हूँ तो ये जो हमारी एक एक सेल्स है इनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है। और जब हम सेल पैडिंग देंगे तो सेल पैडिंग का मतलब होता है जो ये सेल है इसमें इसकी जो बाउंड्री है इसमें, और जो ये वैल्यू है जो इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, इनके बीच में कितना स्पेस रहेगा, ये मैनेज करता है सेल पैडिंग। तो मैं दे देता हूँ सेल पैडिंग इक्वल 5। अब अभी गौर से देखिए, अभी जो सेल की बाउंड्री है उससे कंटेंट बिल्कुल सटा हुआ है। जैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए आप
जो सेल का कंटेंट है और जो सेल की बाउंड्री है उसके बीच में स्पेस हो गया। मैं और क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 12। अब देखिए गौर से, जो लिखा है कंटेंट वो और जो हमारी टेबल की बाउंड्री है उसमें अच्छा खासा गैप क्रिएट हो गया। तो सेल स्पेसिंग दो सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और सेल पैडिंग एक ही सेल के अंदर जो वैल्यू है वो। अभी यहाँ पर सेल स्पेसिंग जो हमारी थी इसको मैं कर देता हूँ 1। अब देखिए जितने भी सेल्स आपको दूर दूर दिख रही हैं वो सब पास पास आ जाएंगे। देखिए सिर्फ 1 पॉइंट का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरीके से जो हमारा सेल पैडिंग है इसको भी मैं कर देता हूँ 1। अभी क्या देखिए, जो डेटा हमारा है, जो सेल की बाउंड्री है उसमें दूरी है थोड़ा सा। रिफ्रेश, सब साथ साथ चपक के वहाँ पे आ गए। तो ये हमारे सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जो बेसिकली सीधे टेबल टैग के साथ यूज होती हैं। किसके साथ, किस टैग के साथ? टेबल टैग के साथ यूज होती हैं। अब ये कुछ देखिए, कुछ टैग हैं स्पेशल जो टेबल टैग के साथ ही यूज होते हैं उसी के आसपास। टेबल टैग तो आपको पता है टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। टीएच कॉलम में हेडिंग देने के लिए, टीआर नया रो शुरू करने के लिए, और टीडी टेबल में डेटा देने के लिए। कैप्शन क्या होता है आपको पता है? कैप्शन का मतलब होता है टाइटल। क्या होता है? टाइटल। तो इस टैग से आप टेबल का कैप्शन दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे टेबल टैग शुरू किया, यहाँ पर आप दे सकते हो कैप्शन और यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स और कैप्शन टैग को क्लोज कर दिया। अब देखिए टेबल को रन करते हैं तो टेबल के ऊपर उसका टाइटल आ जाएगा, उसका कैप्शन आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी। ये कैप्शन एट्रीब्यूट का काम होता है। कॉल ग्रुप क्या होता है? एक्चुअल में कॉलम के ऊपर एक साथ फॉर्मेटिंग करनी है तब हम कॉल ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, कॉल ग्रुप के साथ हम ये जो कॉल टैग है ये यूज करेंगे। पहले हम कॉल ग्रुप यूज करेंगे और उस कॉल ग्रुप में हम कॉलम के लिए क्या कर देते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा होता है कॉल ग्रुप। अब देखिए जैसे पहले सबका मैं कलर हटा देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ये टीआर का कलर मैंने हटा दिया, सबको प्लेन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब देखता हूँ टेबल हमारी नॉर्मल है कि नहीं। ठीक, ये आ गया हमारा। ओके, अब ये हमारा जो टेबल टैग है यहीं पर मैंने यूज किया ये वाला टैग। कौन सा? कॉल ग्रुप, COLGROUP, कॉल ग्रुप। और ये हमने कॉल ग्रुप को बंद कर दिया ये। और हमने यहाँ पे अब कॉल टैग यूज किया। कौन सा? कॉल। और इसके माध्यम से इसकी हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे दे दे बीजी कलर इक्वल रेड और स्पैन हमने दे दिया 2, यानी 2 कॉलम तक इसका असर रहेगा। अब देखिए आप समझिए बात को। ये जो कॉल ग्रुप टैग है ये एक साथ कई कॉलम यानी ग्रुप ऑफ कॉलम की फॉर्मेटिंग तय करने के लिए होता है। तो पहले हमने कॉल ग्रुप टैग यूज किया, ये हमने बंद कर दिया। इसके अंदर हमने एक फॉर्मेटिंग दिया कि कॉलम का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। और स्पैन कहाँ तक रहेगा, वो 2 कॉलम तक। एक दूसरा फिर मैं कॉल यूज करता हूँ, कॉल का मतलब कॉलम, बीजी कलर इक्वल येलो। क्या दे दिया? येलो। तो कॉल ग्रुप में ये होता है कि कॉल ग्रुप टैग में हम जो भी फॉर्मेटिंग देते हैं वो स्पेशली कॉलम के लिए ही होता है, लेकिन वो जो फॉर्मेटिंग है वो एक साथ कई कॉलम पर अप्लाई हो जाता है। और वो चीज हम करते हैं कॉल टैग से, यानी कॉल ग्रुप के अंदर आपको कॉल टैग यूज करना ही करना है। तो कॉल का मतलब कॉलम, हमने दे दिया कॉलम का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। इसका मतलब सारे कॉलम का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। लेकिन मैंने कहा स्पैनिंग कितनी है, सिर्फ 2 कॉलम तक।
तो 2 कॉलम तक का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर हमने दिया कॉल बीजी कलर येलो, तो वो क्या बाकी का जो बचेगा कॉलम उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब देखिए आप ये, तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना होता, इस सब के टीआर में या करते अगर हम बीजी कलर तो पूरे पूरे रो का हो जाता, और कॉलम में अगर अलग अलग करना होता, हमें हर कॉलम का कलर अलग करना होता, तो हमें टीडी या टीएच के साथ देना पड़ता है एक एक सेल का, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम तो एक बार में एक ही सेल बनाता है टीडी, टीआर तो पूरे रो पे अप्लाई होता है, लेकिन जो कॉलम हमारा क्रिएट होता है वो टीएच या टीडी से होता है। इन तीनों कॉलम को अगर हमें रेड करना होता है तो इसका टीएच के बीजी कलर, इसका टीडी का बीजी कलर, इसका टीडी का बीजी कलर रेड करना पड़ता। तो यहाँ पर ये जो हमने टैग यूज किया कॉल ग्रुप, इसका मतलब एक साथ सारे कॉलम पे फॉर्मेटिंग करनी है, और कौन सी फॉर्मेटिंग है हमने इसके साथ दे दिया। अभी आपने CSS नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम CSS के बाद अभी और बात करेंगे, और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है। तो ये हमने आपको बताया कॉल ग्रुप और कॉल टैग का इस्तेमाल, ठीक है ना। ऐसे हेडर देने के लिए, टेबल की हेडर हेडिंग के लिए बॉडी टैग पे क्या फॉर्मेटिंग हम देना चाहते हैं कंटेंट, और फुटर क्या देना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी फॉर्मेटिंग जो होती है वो ज़्यादातर CSS के साथ बहुत अच्छे से काम करती हैं। अभी अगर हम लगा भी देते हैं कि हेडर की फॉर्मेटिंग ये हो, बॉडी की फॉर्मेटिंग ये हो, फुटर की फॉर्मेटिंग ये हो, तो सिंपली वो बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ लगा भी दिया, मान लीजिए टी हेड बीजी कलर इक्वल ब्लू। एक्चुअल में ये CSS जब पढ़ोगे तो उस समय मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं रहेगा, ये CSS के साथ ही चलता है, तो इसको हम अभी ड्रॉप कर देते हैं इस एट्रीब्यूट को। ये तीनों एट्रीब्यूट जो हमारे हैं हेडर, बॉडी और फुटर। इसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं जो रो और कॉलम के साथ काम कर सकते हैं। रो और कॉलम के एट्रीब्यूट जिसमें हमारा होता है रो स्पैन और कॉल स्पैन। अभी आप सोचिए जो हमारी ये आपको टेबल दिख रही है, हम क्या चाहते हैं जो ऊपर वाला हेडिंग है ये, यहाँ पर तीनों कॉलम हमारे मिल जाएं, क्या हो जाए, तीनों कॉलम मिल के एक हो जाएं। तो हम पहली बात तो एक नया ऊपर रो शुरू करते हैं। हमने लिखा TR, क्या लिखा हमने, ये कॉल ग्रुप वगैरह मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा कैप्शन भी हटा देता हूँ मैं। हमें क्या करना है कि ऊपर एक और हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए जहां पर तीनों कॉलम एक हो जाएं। तो पहला हमने यहाँ पे रो शुरू किया, देखिए ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया TH टैग, क्या TH टैग, और यहाँ हमने दे दिया कॉल स्पैन इक्वल 3, यानी 3 कॉलम के बराबर ये एक हमारा TH या TD हो जाएगा। ये कॉल स्पैन आप TH और TD किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नया सेल किससे बनता है, TH से भी और TD से भी। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, देखिए टी आपने जितनी बार TH दिया एक सेल बन गया, TH दिया एक सेल बन गया, और आपने TD दिया तब भी एक सेल बन गया। तो यहाँ पे हमने TH लगाया और हमने क्या दिया प्रॉपर्टी कॉल स्पैन इक्वल 3, यानी 3 कॉलम के इतना एक कॉलम बनेगा। और यहाँ पे हमने दे दिया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और हमने क्लोज कर दिया TH को यूजुअल। अब आप देखिए ये ऊपर आपका एक TH या TD से हमने कॉलम क्रिएट किया, और इस कॉलम की जो पूरी विड्थ है वो 3 कॉलम के क्या है, बराबर है। कितने कॉलम के, 3 कॉलम के बराबर है। इसी तरीके से नीचे भी हम कर सकते हैं, रो क्रिएट कर सकते हैं, और वो रो हमारी कई रो के बराबर हो जाएगी। दिखा देता हूँ मैं आपको, लास्ट में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक नया रो शुरू किया ये, और इस रो में हमने क्या दे दिया, रो स्पैन TR में, और हमने बोला कि ये 3 रो के बराबर होगा ये। अब देखिए मैंने दिया TD, ऐसे ही कोई जनरल नंबर दे देता हूँ TD। अभी इतने पे तो कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, थोड़ा और मैं देता हूँ,
से हमारा टीआर हो गया क्लोज। फिर अगला टीआर मैं शुरू करता हूँ। फिर अगला टीआर टैग। अब देखिए आप कहाँ गया मैं, रो स्पैन। ये क्यों वर्क नहीं किया? टीडी के साथ ही लगाना है क्या? राइट, टीडी के साथ लगेगा। ये 3 रो के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हो जाएगा? 3 रो के बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, ये 3 रो के बराबर हो जाएगा। ये वाला आप देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लगेगा एक्चुअल में टीडी के साथ ही। यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था, ये 3 कॉलम के बराबर किया था। ये जो हमारा रो हमने नया कॉलम शुरू किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रो स्पैन कर दिया। तो जो 3 रो मिला के जो उसकी चौड़ाई थी, ये इसकी चौड़ाई हमारी रो की हो गई। देखिए 1 2 3 रो है, यहाँ पे इसके बराबर हो गया। तो ये हमारा होता है रो स्पैन और कॉलम स्पैन। यानी हमारा जो एक कॉलम या एक सेल है वो कितने रो को मिला के बनेगा? 3। और यहाँ पे मैंने क्या दिया था, एक जो हमारा सेल था वो कितने कॉलम को मिला रहा था? 3 कॉलम को मिला रहा था। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम नेस्टेड टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी टेबल के अंदर टेबल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये रोल नंबर वाला हमारा कॉलम है, इसी में हम क्या करते हैं, अभी रोल नंबर का हमारा कॉलम ये है, क्या है? TH है। इसमें हम लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, हम दूसरा टेबल टैग लगा देते हैं। अगर TABLE बॉर्डर इक्वल 1, यानी TH या TD में वैल्यू देने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा नई टेबल हम लिख सकते हैं। TD1 TD क्लोज, फिर हमने लिखा TD2। सेम टेबल का सिंटैक्स है, पहले टेबल टैग लिखोगे, फिर जितने आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम अब TD या TS से दे दोगे। ये हमने TR को कर दिया क्लोज, और सेम इसकी हमने एक कॉपी कर ली TR, यानी पहले रो में 3 कॉलम और फिर दूसरे रो में भी 3 कॉलम, और ये हमने टेबल को क्लोज कर दिया। अब आप ये देखिए, थोड़ा सा गौर से समझिए, ये जो हमारा दूसरा टेबल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअल में हमने पहले वाले टेबल का जो पहला कॉलम था, हेडिंग था, सेल, उसके अंदर दिया है। अभी आप गौर से देखिए, ये जो हमारा पहला वाला कॉलम है, यहाँ पे जहाँ पे हमने सीधे रोल नंबर टाइप कर दिया था, उसके अंदर रोल नंबर टाइप करने के बाद हमने दूसरा टेबल टैग स्टार्ट कर दिया, और इसके अंदर एक दूसरी टेबल हमने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। ठीक है ना? ये हमारा टेबल वाला टॉपिक भी यहाँ पर फिलहाल खत्म होता है। बाकी जब हम लोग CSS स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट या फॉर्मेटिंग है उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक, ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।